नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रीतिकालीन सामान्य प्रवृत्तियाँ और उसमें बिहारी का प्रतिनिधित्व। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल में हिंदी काव्य का बहुमुखी विकास हुआ था और भक्ति काल के भक्त और संत कवियों ने अपनी रचनाओं में मानव हृदय को स्पर्श करने वाली एवं मानव मात्र से सहानुभूति रखने वाली ऐसी उदार भावनाएं अंकित की थीं जिनमें सामाजिक संकीर्णता दूर हुई। वस्तुतः जनता मानवता की ओर उन्मुख हुई तथा शक्तिशील सौंदर्य के संपन्न उस अलौकिक सत्ता की ओर सहज आकर्षित हुई। इसके ठीक विपरीत रीतिकाल में आकर कवि दृष्टि पूर्णतया बदल गई। इस समय कविजन मानवता की ओर उन्मुख न होकर किसी राजा या विशेष व्यक्ति की ओर उन्मुख होने लगे। अलौकिक सत्ता के सौंदर्य का चित्रण न करके रूप गुण संपन्न स्त्री की कामोद्दीपक चेष्टाओं, क्रीड़ाओं इत्यादि के सौंदर्य का निरूपण करने लगे। वस्तुतः आध्यात्मिकता से परामुख होकर सांसारिकता एवं विलासिता के गीत गाने लगे। ईश्वरीय विभूति का विवेचन न करके मानवीय ऐश्वर्य एवं वैभव का गुणगान करने लगे तथा देवी कार्यों का चित्रण न करके काम क्रीड़ा में रत नर नारियों के व्यापारों का चित्रण करने लगे। इतना अवश्य है कि इस युग में आकर कला का अत्यधिक विकास हुआ। मुगल शासकों की कलापूर्ण रुचि के कारण स्थापत्य, मूर्ति, संगीत इत्यादि ललित कलाओं के साथ साथ काव्य कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और काव्यात्मक अभिव्यक्ति से पहले से कहीं अधिक सूक्ष्मता, गहनता, प्रांजलता एवं चमत्कार प्रियता के दर्शन होने लगे। इस युग में सहज प्रवृत्तियां सभी रीतिकालीन कवियों में थोड़ी बहुत मात्रा में विद्यमान हैं। वस्तुतः बिहारी में इनका चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। अतएव रीतिकालीन सामान्य प्रवृत्तियों का निरूपण करते हुए बिहारी के काव्य में उनके चरम विकास को दिखाने की चेष्टा की जाती है। सामान्यतः रीतकाल की प्रवृत्तियां इस प्रकार मानी जा सकती हैं। नंबर 1, राज्याश्रयता। रीतकाल में कवि न तो निर्जन प्रदेश, तीर्थ स्थान, गिरी कंदरा या देव मंदिर में रहना पसंद करते थे और न किसी प्राकृतिक जन के गुणगान करने में उनकी माता सरस्वती सिर धुनकर पश्चाताप करती थी, अपितु सामंतकालीन वातावरण में पालन पोषण होने के कारण राजा महाराजाओं के सुसज्जित महलों में रहना अच्छा समझते थे तथा किसी अलौकिक सत्ता की अपेक्षा लौकिक सत्ता अथवा प्राकृतिक जन का गुणगान करना अपना परम सौभाग्य मानते थे, क्योंकि इन्हीं प्राकृतिक जनों अथवा राजा महाराजाओं के आश्रय में रह करके उन्हें धन या यश की प्राप्ति होती थी। इसके दरबारों में आकर उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित होती और उसके समीप रहने का उन्हें सौभाग्य मिलता था। इनकी वाणी का श्रृंगार होता है था। उस समय यदि कोई कवि किसी राजा के आश्रय में न रहकर साधारण जनता के मध्य निवास करता हुआ कुछ रचना करता था तो उसे न तो समाज में आदर प्राप्त होता था और न ही धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती थी। इसलिए प्राय सभी रीतकालीन कवि किसी न किसी राजा के दरबार में रहकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते अपना सौभाग्य मानते थे और धन, यश और ऐश्वर्य प्राप्त करते थे। वस्तुतः महाकवि केशव ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में कवि बने। महाकवि बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे। महाकवि मथुराम बूंदी नरेश महाकवि भाव सिंह के आश्रय में रहे। महाकवि भूषण छत्रपति शिवाजी के दरबारी कवि बने और महाकवि देव को तो कितने ही आश्रयदाताओं का सहारा लेना पड़ा। रीतकाल के इन सभी महान कवियों में से बिहारी
ने सर्वाधिक ऐश्वर्य और यश अर्जित किया है। कहा जाता है कि बिहारी को उनके प्रत्येक दोहे पर एक एक असरफी मिलती थी। इतने छोटे से छोटे दोहे को सुनकर सभी कलामर्मज्ञ एवं हृदय स्पर्श करने वाले राग दरबारी जन गदगद हो जाते थे। इसका कारण यह था कि बिहारी के नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाले दोहे में कामासक्त राजा जयसिंह पर ऐसा जादू डाल दिया था कि वे काम क्रीड़ा छोड़कर राजकाज देखने के लिए विवश हो गए। बिहारी की कविता में यह अद्भुत शक्ति थी जिसने बिहारी को अद्भुत यश एवं अपार धन राशि प्रदान की। धन्यवाद।